प्रिज्म, देखो अब टॉपिक है प्रिज्म। When light ray falls normally on principal face of a prism, then it goes straight without any deviation. जब एक प्रिज्म की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रिज्म की बात कर रहे हैं। तो जब प्रिज्म पे लाइट रे नॉर्मली डालते हैं, प्रिज्म पे जब लाइट रे क्या करते हैं, नॉर्मली डालते हैं, तो इस केस में कोई भी डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट चली जाती है, सीधी चली जाती है लाइट रे। अगर एक प्रिज्म है उस पे हमने नॉर्मली एक लाइट रे डाल दी, तो इस केस में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। कैसे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। अगर ये नॉर्मली ऐसे डाल दी एक प्रिज्म पे, तो ये ऐसे ही जाएगी, कोई डेविएशन डुविएशन कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसके फेस 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 होते हैं प्रिज्म में, 5 ही होते हैं। एक इधर, एक ये 3D है, एक इधर एक पीछे, एक इधर एक इधर और एक नीचे। 2 ट्रायंगुलर होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर होते हैं प्रिज्म। देखो ये रहा, देखो इसमें से ये प्रिज्म भी वैसे ही होता है। देखो यहाँ पे एक ये, एक ये, एक आगे एक पीछे और एक ये नीचे। 5 फेजेस होते हैं, 5 प्रिज्म में, देख ही रखा हुआ ऐसा ही। It is a system made up of a glass which consists of 2 triangle faces and 3 rectangular faces. हाँ ये ग्लास से बनता है और इसमें क्या होते हैं, 2 तो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। देखो इसमें से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, इसमें से एंटर करने के बाद ये 7 कलर्स में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, टूट रही है, विबग्योर, वही विबग्योर। ये भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही है, ठीक है। अगर एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास हो रही है तो वो भी स्प्लिट कर जाती है 7 कलर में, और वो 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, ये तो सबको ही पता है। डन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रिज्म में ऐसे होता है, देखो इंसिडेंट रे आती है, ये N1 है, यानी N1 है मतलब ये क्या है, रेयर है, और ये N2 मतलब डेंसर है, क्योंकि ये ग्लास का होता है ना प्रिज्म, तो ग्लास तो क्या होगा, डेंसर होएगा, और ये बाहर क्या है, एयर है, तो ये क्या होगी, रेयर होगी। तो इसका N1 है और इसका N2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही है, ये नॉर्मल है, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, ये ऐसे, क्या होगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ये ऐसे जाएगी। इसके बाद जो इमरजेंट रे ये ऐसे निकलेगी, ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। क्यों होगी, क्योंकि डेंसर से कहां जा रही है, रेयर जा रही है, यहाँ पे भी N1 है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इस केस में ये भी क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, तो ये ऐसे गई। अब ये इधर तो मीट कर ही नहीं सकती, ये वाली और ये वाली इधर मीट कर ही नहीं सकती, तो इसे ऐसे पीछे मीट करवा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे होगा, क्योंकि देखो जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, तो जो जानी चाहिए थी और गई, उनके बीच का एंगल ही क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। देखो जैसे जानी चाहिए थी और जैसे गई, मान लो जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, इस केस में भी जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। डन, तो ये क्या है, बेसिक रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म था। इसमें जो आई होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी ये वाला जो इमरजेंट रे की वजह से बनता है उसे बोलते हैं ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर इंसिडेंट फेस, ये R1 होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर इंसिडेंट फेस, इंसिडेंट वाली है, इंसिडेंट रे है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फॉर इंसिडेंट फेस। R2 होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर इमरजेंट फेस, ये वाला इस वाली रे की वजह से है ना, और ये तो सबको पता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये यहाँ पे होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। डन, ये था बेसिक रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म, ऐसा रे डायग्राम होता है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल्स इन प्रिज्म, देखो इसमें कुछ एक रिलेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा दे, तो यहाँ पे ये N1 sin I इक्वल टू N2 sin R1 हो जाएगा, ठीक है। एक N2 sin R2 इक्वल टू में N1 sin E हो जाएगा, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, स्नेल्स लॉ है। तो एक इसमें होता है R1 प्लस R2 इक्वल टू A,
और एक होता है आई प्लस सी इक्वल टू में ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये दोनों कहाँ से आते हैं? ये तो दोनों स्नेल्स लॉ है, ये तो हमें पता ही है, इसकी बात तो हम कर चुके हैं पहले। ये दोनों कहाँ से आते हैं? तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ सुन लो। देखो ए ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, पहले ये प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो देखो ये पूरा कितना होता है? 90 होता है। पूरा कितना होता है? 90 होता है। ये R1 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस R1, ठीक है। यहां से ये भी 90 है, ये कितना है? 90, और ये कितना है? R2, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R2, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में इन सब का सम, यानी सम मतलब A प्लस में 90 माइनस R1, ये प्लस कर दिया, ये प्लस करेंगे, ये इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। तो A प्लस में 90 माइनस R1 प्लस में 90 माइनस R2 प्लस में 90 माइनस में R2 इक्वल टू में 180, ठीक है। तो यहाँ से A 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू में 180। ये 180 इधर जाएगा, प्लस का माइनस का वहां पे 0 हो जाएगा। तो A माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू में A। ये प्रूफ हो गया कि R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? A के इक्वल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये I प्लस E A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल कैसे होता है? यहां तक क्लियर है पहले? ठीक है, सुनो। अब ये ट्रायंगल मान लेते हैं, ये था ए बी सी था, यहाँ पे डी मान लेते हैं। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ओके। यहाँ पे देखो ये आई है, ये पूरा आई है, तो ये भी पूरा क्या होगा? आई होगा। और ये क्या हो जाएगा फिर? आई माइनस R1, क्योंकि ये R1 है। और यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि ये ई है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ई माइनस R2। ये हमको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के इंटीरियर इंटरनल एंगल का सम उसके एक्सटर्नल के इक्वल होता है, एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, ये हमें पता है। यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होएगा? देखो किन दोनों का सम कह रहा हूं मैं, इन दोनों का सम इसके एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है, यानी इसके एंगल ऑफ डेविएशन के एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल एंगल के इक्वल, ठीक है। 9th-10th में पढ़ा होगा, ये रूल होता है कि, ठीक है। तो ये था डी, ये था बी और ये था सी। यहाँ पे ये आया था हमारे पास आई माइनस R1 और ये था ई माइनस R2। तो इन ट्रायंगल डी बी सी जी क्या हो जाएगा? डी प्लस में डी नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू में आई माइनस R1 प्लस में ई माइनस R1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डेविएशन ई प्लस आई प्लस ई माइनस कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, क्योंकि अभी प्रूफ किया था R1 प्लस R2 क्या होता है? ए होता है। तो R1 प्लस R2 क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ गया आई प्लस ई इक्वल टू में ए प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी प्रूफ हो गया। दो ट्रायंगल मानिए इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, और दोनों ट्रायंगल से हमने दो बातें प्रूफ कर दी कि R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल, और आई प्लस ई किसके इक्वल होता है? ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के। क्लियर है? ये 4 रिजल्ट्स है, और ये 4 रिजल्ट्स याद करने, 4 रिलेशन बोल लो, रिजल्ट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, बस ये याद करने, इनसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इनसे ही
क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो ये चारों पता होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आगे प्रूफ दे रखे क्या? आगे प्रूफ दे रखा भाई, इन ट्रायंगल एबीसी। देखो ये ऐसे प्रूफ किया हमने, इन सब का सम किसके इक्वल आ गया 180 के, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ये भी, ये सब किसके इक्वल आएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन के। इसे प्रूव करेंगे तो यहाँ से ये भी आ जाएगा I प्लस सी इक्वल टू में A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक ये क्वेश्चन है, इसने क्या बोला, गिवन गिवन क्या है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। क्या है? एक इक्विलेटरल प्रिज्म। इसमें एंगल I किसके इक्वल, एंगल E के, और ये दोनों किसके इक्वल है 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल A। देखो इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी ये भी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों ही साइड क्या होती है 60 डिग्री होती है। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इस केस में सारे एंगल कितने कितने होंगे 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हमें एंगल ए पता है, तो हमें क्या दे रखा है, एंगल आई इक्वल टू में एंगल ई इक्वल टू में 3/4 इंटू में हमें एंगल ए पता है कितना है 60 डिग्री है 60, तो ये कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो एंगल आई इक्वल टू में एंगल ई इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा 45। तो ये 45 ये 45, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि I प्लस ई किसके इक्वल होता है, A प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन के। चाहिए क्या, एंगल ऑफ डेविएशन ही चाहिए, तो ये रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। एंगल I कितना है 45 प्लस में एंगल E भी कितना है 45, A कितना है 60 डिग्री प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन ये कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू में 60 प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, यानी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी है, इसकी कितनी आई है 30 डिग्री। क्लियर? रिलेशन पता है, जो अभी 4 रिजल्ट याद किए वो पता है तो हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। डन? ओके। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसने क्या बोला है, गिवन में क्या है कि लाइट रे रिट्रेस बैक इट्स पाथ आफ्टर फेलिंग ऑन इमरजेंट फेस। इसने बोला कि जो लाइट रे है ना वो रिट्रेस कर रही है, यानी R2 की वैल्यू क्या होगी, इमरजेंट फेस वाली क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। तो इसके इसमें R2 की वैल्यू तो 0 होगी, रिट्रेस कर रही है ना, मतलब जैसे आई वैसे गई, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। R2 की वैल्यू 0 है तो इस केस में हमें पता है कि R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, ये पता है हमें। R2 क्या है 0 है, तो यहाँ से R1 किसके इक्वल हो जाएगा A के, और A की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, गिवन इसमें एंगल ए कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री, ये R1 की वैल्यू आ गई। अब स्नेल्स रूल लगाते हैं, क्या लगाएं, स्नेल्स रूल लगाते हैं, ठीक है स्नेल्स रूल लगाते हैं। क्या होता है N1 साइन I इक्वल टू में N2 साइन R। N1 की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में साइन I तो हमें फाइंड ही करना है, इक्वल टू में N2 की वैल्यू कितनी है √2 इंटू में साइन R की वैल्यू है 30 डिग्री, तो आ जाएगा 1 इंटू में साइन I इक्वल टू में √2 इंटू में साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। तो साइन I की वैल्यू है जो वो आ गई 1/√2, यानी कि I की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 45 डिग्री। डन हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। 2 रिलेशंस का यूज किया बस, आगे बढ़े। एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। देखो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं इसमें। देखो इसने क्या बोला है कि अगर मान लो I 0 है, क्या है I 0 है, यानी जो ये आने वाली है इंसिडेंट रे इसका जो I क्या है वो 0 है, मतलब 0 डिग्री के एंगल पे है। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन होता है कुछ होता है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन नोट लिख रखा है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन होगा।
ठीक है। फिर जैसे जैसे इसके एंगल को बढ़ाएंगे, जैसे ही हमने ये 1 डिग्री कर दिया, उस केस में ये क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे 1 किया तो यहाँ पे ये क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन 1 आ गया। इसमें 2 डिग्री किया तो ये 2 आ गया। 3 डिग्री किया तो ये 3 आ गया। मतलब जैसे जैसे हम आई का एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम आई का एंगल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और एक ये फिर पर्टिकुलर एंगल पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसे बोलेंगे आईपी, यानी पर्टिकुलर एंगल पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। अब इस पर्टिकुलर एंगल के बाद अगर हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो उस केस में जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है ये इंक्रीज होता जाता है। देखो पहले तो हम एंगल को बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो इस केस में फिर ये जो मिनिमम है ये बढ़ता जाएगा, यानी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे 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 हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हमने एंगल 90 डिग्री कर दिया तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल ही हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है। एक पर्टिकुलर एंगल पे बोल लो, पर्टिकुलर लेवल पे बोल लो, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर मिनिमम होने के बाद अगर हम आई को बढ़ा रहे हैं, आई के एंगल को बढ़ा रहे हैं तो फिर ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखो फिर इसका ग्राफ भी बनता है। क्या बनता है, ग्राफ भी बनता है। देखो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे ये ऐसे ग्राफ बनता है। ग्राफ मतलब देखो पहले क्या था, यहाँ पे क्या था, ये ऐसा था। फिर ये जैसे 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 आई बढ़ाया, ये आई नीचे है और ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे है। जैसे जैसे हम आई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और यहाँ पे आगे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। फिर ये वापस मिनिमम होने के बाद जैसे जैसे हमने फिर से आई बढ़ाया वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और एक देखो ये और यहाँ पे ये दोनों सेम लेवल पे है, तो इन दोनों पे जो आई और ई है वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, आई और ई इक्वल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम पे है ना, ये और ये। यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू वो सेम होगी। तो इस केस में यहाँ पे जो आई और ई है ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर आर 2 इंसिडेंट एंगल ऑन द ग्राफ। 2 इंसिडेंट एंगल होंगे ग्राफ पे और बोथ आर आई एंड ई ऑफ ईच अदर। मतलब ये क्या हो जाएंगे, आई एंड ई हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है। अगर ये यहाँ से आ रही है तो ये आई और ये ई हो जाएगा। अगर मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये आई और ये ई हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे आ रही है तो ये आई और ये ई हो जाएगा। क्लियर? इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और ये बातें याद होनी चाहिए कि पहले डिक्रीज होएगा, फिर एक मिनिमम होने के बाद फिर से वापस क्या होना स्टार्ट कर देगा, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। देखो इसके जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है n2/n1। फॉर्मूला क्या होता है, n2/n1 इक्वल टू में साइन ए प्लस साइन ए प्लस में ये मिनिमम वाला एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे, बाय में 2 पूरे अब डिवाइड कर देंगे किसे, साइन ए बाय 2 से। ये फॉर्मूला होता है मिनिमम डेविएशन निकालने का, मिनिमम डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये आता कहां से है, ये सुन लो, पहले याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम बाय में 2 और पूरा डिवाइड किससे कर देंगे, साइन ए बाय 2 से। ठीक है। पहले याद होना चाहिए किस लिए होता है इसका यूज, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। देखो सुनो, इसे करेंगे प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड में शायद। देखो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन में क्या होगा, एंगल आई किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ई के इक्वल हो जाता है। हमेशा याद रखना है कि मिनिमम डेविएशन के केस में एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। अगर एंगल आई एंगल ई के इक्वल है तो इस केस में एंगल R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं एंगल R1 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के इक्वल। अगर एंगल आई एंगल ई के इक्वल है तो इस केस में एंगल R1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R2 के। ठीक है। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, देयरफॉर एंगल R1 इक्वल टू एंगल
R2। और अगर मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल मतलब ये 60 ये 60 ये 60, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इस केस में मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन हमेशा पैरेलल होती है इसके। रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। जो ये रिफ्रैक्टिव रे होती है, ये किसके पैरेलल में होती है? हमेशा ही इसके प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है। ठीक है, इसमें दो बातें याद करनी है। अगर एंगल आई एंगल ई के इक्वल है तो इस केस में एंगल R1 एंगल R2 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड बात ये है कि अगर मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं और क्या इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इस केस में ये रिफ्रैक्टिव रे किसके पैरेलल हो जाती है? बेस ऑफ प्रिज्म के इक्वल होती है, बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होती है। डन, ओके। अब ये प्रूफ है, ये आता कहां से है? जो ये मिनिमम डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है, ये आता कहां से है? सुनो, देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें पता है इसमें क्या होगा, एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है, हमें पता है एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है, तो इसलिए R1 भी किसके इक्वल होगा? R2 के इक्वल होएगा। इसमें बोल रखा है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a/2। अब ये a/2 कहां से आया? सुनो देखो, R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? a के इक्वल होता है। R1 R2 एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R1 लिख सकते हैं इक्वल टू में a। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2R1 इक्वल में a। तो R1 की जो वैल्यू आएगी, स्मॉल लिख लेना, स्मॉल मैंने तो कैपिटल में प्रूव कर दिया, स्मॉल लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल लिख लो क्योंकि स्मॉल में इधर रखे ना। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी a/2। R1 की a/2 है और R1 किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। R1 की वैल्यू आई है a/2 और R1 किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2। ठीक है, वी नो हमें पता है कि I प्लस ई किसके इक्वल होता है? a प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम वाला लिखेंगे। ये I किसके इक्वल है? ई के इक्वल है, तो ई की जगह हम आई लिख सकते हैं। आई क्या हो जाएगा? 2i। तो 2i किसके इक्वल हो गया? a प्लस में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बाय में 2। ये इक्वेशन थर्ड होगी, फर्स्ट ये होगी। ठीक है, वी नो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 sin i इक्वल टू n2 sin r1, क्योंकि R1 की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो ये यहाँ से R1 की वैल्यू पुट कर देंगे a/2। R1 की वैल्यू क्या पुट कर दी? a/2। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करते आ जाएगा n2/n1 इक्वल टू में sin इंटू a प्लस एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बाय 2 डिवाइडेड बाय sin a/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इससे हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये सब्जेक्टिव का पोर्शन है सारा, यूज सिर्फ यही होगा क्वेश्चन में। डन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म क्या होता है? देखो, जो अभी तक हमने पढ़ा प्रिज्म जो सारा किया वो था थिक प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होता है? थिन प्रिज्म होता है अ प्रिज्म हुज एंगल ऑफ प्रिज्म इज 8 डिग्री और लेस देन 8 डिग्री इज कॉल्ड थिन प्रिज्म, इज कॉल्ड थिन प्रिज्म। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल क्या हो, या तो 8 डिग्री हो या 8 डिग्री से कम हो, मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 8 डिग्री से कम हो। अगर 8 डिग्री से ज्यादा है तो उस केस में वो हो जाएगा थिक प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म हो जाएगा? थिक प्रिज्म। अगर 8 डिग्री है या फिर 8 डिग्री से स्मॉल है, यानी 3 2 1 डिग्री है, तो इस केस में उसे बोलेंगे थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म क्या होता है? जिसका एंगल, एक ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल क्या हो, या तो 8 डिग्री हो या 8 डिग्री से लेस हो, 8 डिग्री से छोटा हो, उसे हम बोलेंगे थिन प्रिज्म। और थिक तो अभी पढ़ ही रहे थे, वो 8 डिग्री से बड़ा होता है। क्लियर है? ओके। ये देखो, इसमें भी एंगल मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं। दोनों में, थिक में थिन में सेम ही चीज है, मिनिमम डेविएशन एक ही बात है। फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या है? अलग है। इसमें डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है डेविएशन इक्वल टू an-1। क्या फॉर्मूला होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू में
ए इंटू एन माइनस वन, ए इंटू एन माइनस वन। ए यहाँ पे होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये एन, एन तो सबको पता है, स्टार्टिंग से एन एन ही करते आ रहे हैं। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल लो, एक ही बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है थिन प्रिज्म के केस में, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एन माइनस वन। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ एक। A ray falls horizontally on a thin prism of angle of prism 4 degree. Refractive index of prism is 1.5. A mirror is vertically placed in front of prism as shown in figure. देखो ये क्या है, एक थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म है, कैसे पता चला थिन प्रिज्म है, क्योंकि इसका एंगल कितना दे रखा है, 4 डिग्री दे रखा है, तो 8 से लेस है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक थिन प्रिज्म है। थिन प्रिज्म है, ठीक है। एंगल हमें दे दिया कितना है, 4 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन की वैल्यू भी दे दी, कितनी है, 1.5 है। अ मिरर इज वर्टिकली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्रिज्म, वर्टिकली एक मिरर रख दिया इसके सामने, इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के सामने एक मिरर रख दिया, जो आप देख ही रहे हो फिगर में। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्रिज्म व्हेन इट इज रिफ्रैक्ट फ्रॉम प्रिज्म फर्स्ट टाइम। जब ये फर्स्ट टाइम में रिफ्रैक्ट करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बतानी है, यानी किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बतानी है फर्स्ट टाइम में जब ये रिफ्रैक्ट करेगा। सुनो देखो, तो ये रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा ना रिफ्रैक्ट, ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ठीक है, मतलब जाना चाहिए था ऐसे, जाएगा ऐसे। तो इस केस में हमें क्या बताना है, ये बताना है, ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल ही हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, जाएगा ऐसे, तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला थिन प्रिज्म के केस में क्या होता है, ए एन माइनस वन, यही होता है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 डिग्री, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5, 1.5 माइनस वन, तो आ जाएगा 4, 0.5, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगी 2। अब 2 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखो जब भी ये लाइट रे ऐसे क्रॉस करेगी ना, तो हमेशा ये इसके बेस की तरफ रिफ्रैक्ट करेगी। बेस की तरफ क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, तो बेस की तरफ करेगी, तो यानी कि ऐसे करेगी, ऐसे जा रही थी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो ये 2 डिग्री क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। क्लियर है, क्या आएगा ये, क्लॉकवाइज। देखो अब इसने क्या बोल दिया कि फाइंड डेविएशन बाय मिरर। अब क्या बताना है, डेविएशन बाय मिरर बताना है। पहले क्या बताना था, एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्रिज्म बताना था, अब बताना है एंगल ऑफ डेविएशन बाय मिरर। तो इस केस में सुनो, देखो ये पहले ऐसे आई, ठीक है, फिर इसने ऐसे किया, ऐसे बेंड होगी, इसके बाद फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ये नॉर्मल हो जाएगा। जब ये एंगल कितना था, 2 डिग्री था, हमने फाइंड किया था 2 डिग्री था, ये कितना आएगा, ये भी 2 आ जाएगा फिर, और ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, यानी नेट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस केस में डेविएशन बाय मिरर पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन बाय मिरर का फॉर्मूला होता है 180 माइनस में 2i, ठीक है। आई क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे 2 लेके चलेंगे, तो 180 माइनस में 2 इंटू में आई, तो 180 माइनस में 4, तो ये कितना आ जाएगा, 176 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, 176 डिग्री, और ये भी क्लॉकवाइज ही आएगा, ये भी कैसे ही आएगा, ये भी क्लॉकवाइज ही आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेविएशन बाय मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस 2i, ठीक है। यहाँ पे ये हमने फाइंड किया था, ये कितना आया था, 2 डिग्री आया था, ये 2 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूले पुट कर दो, आंसर आ गया 176 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स है, अलग क्वेश्चन नहीं है कोई भी। फाइंड डेविएशन बाय प्रिज्म व्हेन लाइट रे रिफ्रैक्ट सेकंड टाइम। देखो इसने क्या पूछ लिया कि सेकंड टाइम जब रिफ्रैक्ट करेगी तो डेविएशन बाय प्रिज्म बताओ। जब लाइट रे क्या कर रही है, सेकंड टाइम में रिफ्रैक्ट कर रही है। देखो फर्स्ट टाइम में कैसे किया, ये सेकंड,
जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। ठीक है, इस केस में आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन इस बार क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया, 2 ही आएगा ना, क्योंकि ये 2 था। और वैसे फाइंड भी कर सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या आएगा, ए एन माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, 4 है। एन की वैल्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1, तो आएगा 4, 0.5 यानी 2 आएगा। 2 एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, ऐसे जाएगी, फिर ये दोबारा से बेंड हो जाएगी, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है। ये क्या है, ग्लास है, बाहर मान लेते हैं एयर है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इस केस में क्या करेगी, बेंड करेगी। तो देखो ये ऐसे जाएगी, यानी ये पहले ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी ना पहले ऐसे, तो ये ऐसे होगी, यानी ये क्या था, क्लॉकवाइज था। अब ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे गई, ऐसे गई। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गई ऐसे। और ये कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर आएगा 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो सेकंड टाइम रिफ्रैक्ट करेगी, जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, सेकंड टाइम जब ये रिफ्रैक्ट करेगी, तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्रिज्म की वैल्यू क्या होगी, 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक, डन। नेक्स्ट, फाइंड टोटल डेविएशन बाय प्रिज्म एंड मिरर बोथ। अब क्या बताना है, टोटल डेविएशन बाय प्रिज्म एंड मिरर बोथ बताना है। सुनो देखो, मिरर के केस में, मिरर के केस में यहाँ पे कितना आया था, 176 आया था ना। देखो इस क्वेश्चन में कितना आया था, आंसर कितना आया था हमारा, इस क्वेश्चन में 176 आंसर आया था। तो ये तो था मिरर के केस में, मिरर में आया था हमारे पास 176। अब प्रिज्म में अगर प्रिज्म में बात करें, तो फर्स्ट टाइम में कितना आया था, फर्स्ट टाइम में नहीं, फर्स्ट रिफ्रैक्ट में बोल लो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में कितना आया था, 2 आया था, 2 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज। यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था, ऐसे 2 डिग्री आया था। मिरर के केस में कितना आया था, 176 आया था। और प्रिज्म के सेकंड टाइम में भी, सेकंड रिफ्रैक्शन में भी 2 डिग्री था, 2 डिग्री था। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज था, एक एंटी क्लॉकवाइज था। यहाँ पे देखो, सुनो, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये ऐसे आई, ये नॉर्मल है, ऐसे गई। ठीक है, ये आया था हमारे पास, कितना आया था, 2 डिग्री आया था। कैसे आया था, हमने फॉर्मूला लगाया था, a इंटू एन माइनस 1। ए की वैल्यू थी 4, एन की थी 1.5 माइनस 1, तो ये आ गया था 2 डिग्री आया था। और ये कैसा था, मतलब जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कैसे गया, ऐसे गया, यानी ये क्लॉकवाइज था। हमेशा ही बेस की तरफ होती है डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज था। इसके बाद अगर मिरर की बात करें, तो फिर ये ऐसे गया था, यहाँ पे इस मिरर के केस में फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, 180 माइनस में 2i। तो 180 माइनस में 2i की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 180 माइनस 4, ये आ जाएगा 176। तो ये आ गया 176 मिरर के केस में। अब ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये गई ऐसे। और ये भी कितनी आई, ये भी 2 डिग्री आई। सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी ये भी कितनी आई, 2 डिग्री। एक था क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन गई ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ पे जो ये एंगल आया था, ये आया था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 2 डिग्री। अब जो ये आया, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये था क्लॉकवाइज और ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट टोटल कितना आ जाएगा, 176। तो इसका आंसर है 176। अगर फाइंड टोटल डेविएशन बाय प्रिज्म एंड मिरर पूछे, तो उसका आंसर है 176। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट, by which angle mirror should be rotated so that light ray retrace its path।
इसने बोला कि मिरर को कितने एंगल से रोटेट कर दे कि जो लाइट रे है वो रिट्रेस कर जाए, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाए। नहीं, रिट्रेस कर दे मतलब नॉर्मली डलनी चाहिए ना। फिर देखो कैसे होगा ये वाला, ये ऐसे गया था। नॉर्मल क्या होगा इस केस में, नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। तो मिरर ये कितना था, 2 डिग्री था, 2 डिग्री का एंगल था, तो मिरर को भी 2 डिग्री रोटेट कर दो, तो नॉर्मल भी 2 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अगर मिरर देखो ये एंगल 2 डिग्री था, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 डिग्री आया था, तो यहाँ पे भी एंगल 2 डिग्री आएगा। ये 2 डिग्री था, मिरर को 2 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री रोटेट हो जाएगा। फिर जो ये लाइट रे आई है ये नॉर्मल पे जाएगी, नॉर्मल पे जा रही है तो वो क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो इसका आंसर है 2 डिग्री। देन ये तो इजी था, जितना एंगल है उतना ही वो कर दो। By which angle mirror should be rotated so that light ray become horizontally after reflection from it? देखो हॉरिजॉन्टल हो जाए, लाइट रे क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, कितना मिरर को रोटेट करे। ये ऐसे है 2 डिग्री, फिर यहां से ये भी 2 डिग्री, ऐसे है, और ये ऐसे 2 डिग्री आ जाएगा। तो इस केस में ना 1 डिग्री रोटेट कर देंगे, क्या कर देंगे 1 डिग्री रोटेट, तो इस केस में ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। 1 डिग्री रोटेट कर देंगे ना, जो ये आता है इसका हाफ, मतलब 1 डिग्री रोटेट कर दो तो इस केस में ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, 1 डिग्री इज आंसर। क्लियर। अब ये था हाउ, ये जो आया एंगल ऑफ डेविएशन आया, पहले वो क्वेश्चन समझ में आ गए, 6 पार्ट उसके एक क्वेश्चन के। क्लियर है, हो जाएंगे स्टेप के क्वेश्चन। एक वो बस क्या था वहां पे, थिन मिरर था, थिन मिरर के केस में फॉर्मूले लगाए हैं बस। अब इसने बोला कि डेविएशन इन थिन प्रिज्म, ये आता कैसे है, थिन प्रिज्म, मिरर नहीं प्रिज्म, ये हाउ। तो इस केस में इन केस ऑफ थिन प्रिज्म, देखो इसमें जो थीटा होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, पता ही है थिन प्रिज्म है तो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल। तो अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है ना, मान लो अगर साइन 30 है और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो साइन 30 को हम 30 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो n2/n1, n2/n1 साइन, साइन के साथ लगा हुआ ये पूरा थीटा है, और ये भी क्या है, थीटा है, तो सिर्फ ये लिख देंगे, साइन साइन को हटा देंगे। जैसे इसमें ये अगर छोटा है तो इसको साइन को हटा के सिर्फ 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, छोटा होना चाहिए। वेरी स्मॉल है, क्या है ये, वेरी स्मॉल है। तो n2/n1 करेंगे तो इसके इसमें साइन साइन हटा देंगे, तो यहाँ से a प्लस थीटा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय a/2 आ गया। अब n1 मान लो n है और n2 मान लो n है, क्योंकि इसके बाहर तो एयर ही है, एयर का कितना होता है 1 होता है, अंदर का हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने n मान लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का n मान लिया, बाहर का 1 होता है। n की वैल्यू पुट कर दो, n1 की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, n2 की जगह क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये a इधर चल जाएगा, तो n a इक्वल टू में a प्लस मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ से आ जाएगा मिनिमम डेविएशन इक्वल टू n-1 इंटू ए, या फिर a इंटू n-1 भी बोल सकते हो। क्लियर है, ये था प्रूफ था कि आता कहाँ से है। ओके बाय।